हेलो गाइस, आज अपन एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये जो टॉपिक है जीएनएम फर्स्ट ईयर की जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है वहाँ से लिया गया है, जीएनएम फर्स्ट ईयर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर एक नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो इसमें आज अपन बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो इसके अंदर अपन पूरा का पूरा है जो हार्मोन के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। और इसी प्रकार नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है जिसके बारे में आज अपन जानेंगे। तो ये तंत्र हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाओं का नियमन एवं निर्धारण करता है। एंडोक्राइन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है स्टिमुलेट, उत्तेजित करना। मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर में उत्तेजित करने का कार्य, उत्तेजना प्रदान करने का कार्य है जो करता है। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब एंडोक्राइनोलॉजी का पिता कौन है इसका, तो इसका पिता है वो है एडिसन। उसके बाद अपन बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ऐसी नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो अपने हार्मोन को सीधे ही रक्त में छोड़ती हैं। मतलब ऐसी नलिका विहीन ग्रंथियाँ, उसमें नलिका द्वारा हार्मोन है वो नहीं जाता है। इसमें बिना नलिकाओं के द्वारा हार्मोन जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, इसके अंदर नलिका नहीं होती है। एक्सोक्राइन ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को नलिका के सहायता से सीधे रक्त में छोड़ती, किसकी सहायता से छोड़ती है, नलिका की सहायता से छोड़ती है, उसको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये इसके अंदर अपन उदाहरण के तौर पर देखें तो अश्रु ग्रंथियाँ हो गई, ठीक है, और पसीना ग्रंथियाँ हो गई, मिश्रित ग्रंथियाँ हो गई, लेक्राइमल ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड आदि। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे हार्मोन के बारे में कि हार्मोन क्या होता है और हार्मोन के क्या कार्य हैं। तो हार्मोन की बात करें तो ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि रक्त के साथ मिलकर विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। हार्मोन क्या है, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है और किसकी सहायता से ये पूरी बॉडी में जाता है, तो ये रक्त के साथ मिलकर पूरी बॉडी में जाता है, शरीर के एक एक भाग के अंदर जाता है। तो हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं और इसका निर्माण अधिकतर होता है वो होता है प्रोटीन एंड वसा से। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हार्मोन का निर्माण अधिकतर किससे होता है, तो वो प्रोटीन एंड वसा से होता है। ये केमिकल मैसेंजर है और हार्मोन है जो हमारे खून के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है और ये एक बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो कार्य की बात करें तो वृद्धि एवं विकास में सहायक, तो शरीर में वृद्धि करने के लिए और शरीर को विकास करने में सहायक होता है। सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी में भी सहायक जो हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल होता है और अन्य ग्रंथियों में नियंत्रण रखने में भी सहायक होता है और शरीर की सामान्य क्रियाविधि में भी हार्मोन है वो बहुत ही सहायक होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है इसके बारे में आज अपन डिटेल से समझेंगे। तो इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बाकी वाली ग्रंथियां होती है उस पर नियंत्रण रखने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्रंथि क्राइनल कैविटी, मस्तिष्क में स्थित होती है और ये ग्रंथि खोपड़ी के आधार में स्थित जो स्पेनोइड बोन के हाइपोफिशियल फोसा में स्थित होती है। इसका वजन की बात करें तो 0.5 ग्राम या 500 माइक्रोग्राम होता है। आकार की बात करें तो पे से मटर के दाने के समान इसकी आकार होता है। डायमीटर की बात करें तो इसकी लंबाई होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर। और जो पीयूष ग्रंथि है ये ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं में थोड़ी सी भारी होती है। इस ग्रंथि में 2 लोब होते हैं और जिन्हें एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब कहते हैं, जिनको अपन आगे डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे एंटीरियर लोब अग्रखंड के बारे में। ठीक है, तो इस खंड को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं
इस लोब से सब प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर लोब से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं। तो 6 प्रकार के हार्मोन हैं जो एंटीरियर लोब से स्रावित होते हैं। और लोब कितने होते हैं? तो लोब 2 होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और एंटीरियर से 6 हार्मोन जो स्रावित होता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जिसको हिंदी में वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके निम्न कार्य हैं, जैसे शरीर की वृद्धि में सहायक, अस्थियों मतलब बोन की वृद्धि में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक, प्रोटीन का संश्लेषण करने में ये हार्मोन है जो सहायक होता है। उसके बाद बात करें तो इस हार्मोन का जो प्रभाव है वो मस्तिष्क, बाल, नाखून, जननांग आदि पर नहीं पड़ता। ग्रोथ हार्मोन का जो प्रभाव है वो मस्तिष्क, बाल, नाखून, जननांग आदि पर नहीं पड़ता। इस हार्मोन का स्रावण है सोते समय में वो अधिक होता है। जब व्यक्ति सोया हुआ होता है उस टाइम इस हार्मोन का जो स्रावण है वो अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद अपन बात करें ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से क्या हो सकता है। तो ग्रोथ हार्मोन से अधिकता से जिंजेटिज्म हो सकता है। अब जिंजेटिज्म क्या है जिसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। तो ग्रोथ वृद्धि, ठीक है। तो हार्मोन की अधिकता से बच्चों में ये समस्या उत्पन्न होती है। कौन सी? जिंजेटिज्म। जिंजेटिज्म क्यों होती है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए शरीर के अंदर तो जिंजेटिज्म नामक की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अब इसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे? बच्चे की लंबाई आवश्यकता से अधिक, सामान्य 5.5 फुट होती है लंबाई, लेकिन ये लंबाई सामान्य से अधिक हो जाएगी। हाइट का सब फीट से भी अधिक होना, ठीक है। बाद एक्रोमेगाली, ये भी हार्मोन की अधिकता से होता है, लेकिन ये किस में दिखाई देगा? ये एडल्ट के अंदर दिखाई देगा। तो ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से वयस्क जो एडल्ट होते हैं उसमें ये समस्या देखी जाती है, जिसमें हाथ पाँव का आकार सामान्य से अधिक होना। शरीर तो बराबर रहेगा लेकिन जो हाथ पाँव है वो अधिक लंबा रहेगा। नाक सपटा हो जाएगा, मोटे होठ गोरिल्ला के समान है जो दिखाई देगा। किसके कारण? ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कारण जो एडल्ट के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है। तो बौनापन, क्या होगा? बौनापन, जिसको कहेंगे द्वारफिजल, द्वारफिजल हो सकता है। तो वृद्धि हार्मोन की कमी से बच्चों में ये समस्या उत्पन्न होती है द्वारफिजल वाली, जिसके अंदर लक्षण 2-3 फीट तक होना, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 2 से 3 फीट से कम होना। लेकिन मानसिक अवस्था पर कोई प्रभाव, उसके मानसिक अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो उसकी लंबाई होगी वो 2-3 फुट से कम हो जाएगी। उसके बाद बात करें दूसरे नंबर तो वो आएगा एक्रोमिक्रा। एक्रोमिक्रा के अंदर बात करें तो इसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी से एडल्ट वयस्क में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें शरीर की लंबाई शरीर की लंबाई तो सामान्य होगी, लेकिन उसमें जो हाथ पाँव की लंबाई है वो कम हो जाएगी और जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएगी। ये होता है ग्रोथ हार्मोन की अधिकता या कमी के कारण। उसके बाद अपन बात करेंगे शॉर्ट के अंदर अपन समझ लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो अधिकता से इसमें क्या हो जाएगा? जिंजेटिज्म, और एक हो जाएगा एक्रोमेगाली। जिंजेटिज्म हो जाएगा बच्चों में, एक्रोमेगाली हो जाएगा वयस्कों के अंदर। उसके बाद बात करें ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण तो द्वारफिजल बच्चों के अंदर होगा और वयस्कों के अंदर हो जाएगा एक्रोमिक्रा। तो उसके बाद अपन बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है जिसको अपन डिटेल से जानेंगे। तो ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर मतलब अग्रखंड से निकलता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन का कार्य है महिलाओं में दुग्ध का निर्माण करना, मतलब मिल्क प्रोडक्शन। लेकिन पुरुषों में इस हार्मोन का कोई मतलब नहीं है या कोई इसका उपयोग नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं में दुग्ध का निर्माण या मिल्क प्रोडक्शन का निर्माण मतलब प्रोडक्शन वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका मेल के अंदर या पुरुषों के अंदर कोई मतलब नहीं है? तो वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिकता से क्या होता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी से क्या होता है। यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा मेल के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसको गायनेकोमास्टिया हो जाएगा, और फीमेल में यदि अधिक हो जाए तो उसको ग्लैक्टोरिया हो जाएगा। और इसकी कमी से मेल में नो चेंजेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फीमेल के अंदर यदि कमी हो जाती है लैक्टेशनल हो जाएगा। इसके बारे में अपन डिटेल से जान लेते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता से। तो पुरुषों में इस हार्मोन की अधिकता से पुरुषों में गायनेकोमास्टिया नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें पुरुषों के नपुंसक
इम्पोर्टेंस जैसे लक्षण जो दिखाई देंगी। उसके बाद महिलाओं में इस हार्मोन की अधिकता से महिलाओं में गैलेक्टोरिया अत्यधिक दूध का निर्माण होना या एमसी का अनियमित होने जैसे लक्षण दिखाई देंगी। और पुरुषों के अंदर स्तन का बढ़ जाना, इस प्रकार से लक्षण दिखाई देंगे। उसके बाद बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी, तो पुरुषों में इस हार्मोन की कमी से पुरुषों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महिलाओं में इस हार्मोन की कमी से महिलाओं दुग्ध का निर्माण नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप महिला स्तनपान कराने में असमर्थ हो रहेगी और इस कंडीशन में लैक्टेशनल फेलियर जी कंडीशन हो जाती है, जिसको लैक्टेशनल फेलियर कहते हैं। उसके बाद तीसरा हार्मोन आता है जिसको FSH फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन का कार्य पुरुषों में स्पर्म मतलब शुक्राणु का निर्माण में करना होता है और महिलाओं में इस हार्मोन का जो कार्य है वो है फोलिक की वृद्धि करना और अपरिपक्वन फॉलिकल को परिपक्व फॉलिकल में बदलना। उसके बाद जो हार्मोन आएगा वो आता है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो पुरुषों में इस हार्मोन का जो कार्य होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव को उत्तेजित करना। महिलाओं में इस हार्मोन का कार्य होता है फॉलिकल को तोड़ना। और ओव्यूलेशन के लिए भी कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद 5वें नंबर जो हार्मोन आता है जिसका नाम है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन का कार्य है थायराइड ग्लैंड से जो निकलने वाले T3 और T4 हार्मोन है उसको उत्तेजित करना होता है। T3 और T4 कौन से हार्मोन है जिसको हम बता देते हैं। तो T3 है वो है प्यूडोथायरोनिन और T4 है इसकी फुल फॉर्म है थायरोक्सिन। उसके बाद जो हार्मोन आता है 6 नंबर का वो आता है ACTH एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन एड्रिनलिन जो किडनी वाली जो एड्रिनलिन ग्रंथि होती है उसके कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाला कोर्टिसोल को नियंत्रित करता है और इस हार्मोन की कमी से एडिसन डिजीज एवं अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और हो जाता है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर लोब पश्चखंड। ये पीयूष ग्रंथि का एंटीरियर लोब पूरा हो गया, अब आएगा पोस्टीरियर लोब। इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है ADH, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो ADH की फुल फॉर्म है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको अपन वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस हार्मोन का जो कार्य है वो किडनी के द्वारा निकलने वाले जल की मात्रा को नियंत्रित करना है एवं मूत्र निष्कासित को नियंत्रित करना है। इस हार्मोन की अधिकता से मूत्र निष्कासन या मूत्र का आयतन है वो कम हो जाता है। इस हार्मोन की कमी से मूत्र डाययूरेसिस मूत्र का अधिक आना हो जाता है। देख लो, इसमें एक इम्पोर्टेंस लीजिए कि इस हार्मोन की यदि कमी हो जाएगी तो मूत्र की आवृत्ति बढ़ जाएगी और मूत्र है वो यूरिन है वो बार बार आएगा और अधिक आएगा एवं व्यक्ति में डायबिटीज इंसिपिडिस नामक रोग भी हो जाता है। और इस हार्मोन की यदि कमी हो जाए, इस हार्मोन की यदि अधिकता हो जाए तो मूत्र का आयतन है वो कम हो जाता है। तो इसमें उल्टा सिस्टम है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला है पोस्टीरियर लोब से। तो ये हार्मोन महिलाओं में दुग्ध ग्रंथियों को संकुचित करता है, परिणाम स्वरूप दुग्ध को निकालने या निष्कासन या एजैकुलेशन इसी हार्मोन का कार्य है। और ये हार्मोन महिलाओं में प्रसव या डिलीवरी के गर्भाशय में संकोचन करने में भी सहायक, जो ऑक्सीटोसिन है ये डिलीवरी के समय गर्भाशय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाने में भी सहायक होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्रंथि क्या है, तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है थायराइड ग्लैंड। उसके बाद बात करेंगे कि हमारे शरीर में सबसे पहले बनने वाली ग्रंथि, तो वो है थायराइड ग्लैंड। ये ग्रंथि लैरिंक्स के नीचे की तरह जो गर्दन में स्थित होती है, C5 से लेकर T1 के बीच। ये ग्रंथि का जो वजन है वो होता है 25 से 30 ग्राम। इसका रंग होता है वो होता है भूरी लाल, ठीक है, ब्राउनिश रेड। इसका शेप तितली के समान बटरफ्लाई। इस ग्रंथि में 2 खंड होते हैं एवं एक स्टमस होता है। उसमें बात करें कि लोब, इसमें जो लोब है, इस ग्रंथि में 2 लोब होते हैं जिन्हें राइट लोब एंड लेफ्ट लोब कहते हैं। और कभी कभी थायराइड ग्रंथि में एक एक्स्ट्रा लोब भी पाया जाता है जिससे पैरामिडल लोब खंड कहते हैं, जिसका हमारे शरीर में कोई फायदा या नुकसान उसका नहीं होता है।
उसके बाद बात करें इस्थमस की, तो दो ग्रंथि के बीच का जो भाग है वो इस्थमस कहलाता है। थायराइड ग्रंथि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो फॉलिकुलर, दूसरी पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर, इन कोशिकाओं से T3 एंड T4 हार्मोन का स्त्रावण होता है। इन कोशिकाओं को सेक्रेटरी सेल्स, सुरक्षा कोशिकाएं भी कहते हैं। उसके बाद आता पैराफॉलिकल फॉलिकुलर सेल, तो ये कोशिकाएं फॉलिकुलर के मध्य पाई जाती है और इन कोशिकाओं से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्रावण होता है और इन कोशिकाओं को सी सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के कार्य। तो थायराइड ग्लैंड से स्त्रावित T3 एंड T4 हार्मोन का स्त्रावण जो तापमान है वो बढ़ाते हैं और ये हार्मोन प्रोटीन के संश्लेषण एवं वसा को तोड़ने में सहायक होते हैं। ये हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, परिणाम स्वरूप हार्मोन की संख्या भी बढ़ती है। ये हार्मोन हृदय में संकुचन को बढ़ाते हैं, परिणाम स्वरूप इन हार्मोन से श्वसन दर में भी वृद्धि होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन है उस हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। तो इसकी कमी से बच्चों में क्या होता है, थायराइड हार्मोन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक की बीमारी होती है, जिससे बच्चों की शारीरिक वृद्धि नहीं होती और मंद बुद्धि। देखो, शारीरिक वृद्धि भी नहीं होगी और बच्चा होगा वो मंद बुद्धि होगा। एडल्ट के अंदर देखा जाए तो इस हार्मोन की कमी से वयस्कों में एडिमा नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति का चेहरा फूला या सूजा हुआ कॉफी फेस का दिखाई देता है। और थायराइड हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग, तो इस हार्मोन की अधिकता से हाइपरथायरॉयडिज्म एवं ग्रेविस डिजीज रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद अपन बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो इस ग्रंथि को प्रावटू ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथि वाले भाग में स्थित होती है और ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ स्थित होता है और ये ग्रंथि संख्या में कुल 4 होती हैं। ये ग्रंथि मटर के समान, उस मटर के दाने के समान होती है। इस ग्रंथि के द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन या PTH हार्मोन निकलता है और इसका वजन 50 ग्राम, इसका कलर है वो पीला होता है। ये ग्रंथि कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित करती है। इस ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला हार्मोन ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, स्वरूप हड्डियाँ मजबूत होती हैं। PTH की अधिकता से और कमी से क्या होता है, तो अधिकता से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसको हाइपर कैल्शियमिया कहेंगे, और कमी से हाइपो पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, मतलब इसकी कमी हाइपो। उसके बाद टिटेनी भी हो सकता है, हाइपो कैल्शियमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नोट के अंदर देखा जाए तो टिटेनी बीमारी क्या है, तो टिटेनी बीमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड से संबंधित है और इस डिजीज़ में PTH की कमी या उसके बाद बात करें हाइपोकैल्सीमिया की कमी हो जाती है। टिटेनी बीमारी में मरीज के अंदर 2 प्रकार के साइन दिखाई देंगे। एक को साइन दिखाई देगा ट्रोसियो साइन और दूसरा सेवोस्टिक साइन जो है इसके अंदर दिखाई देंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे पैनक्रियास ग्लैंड अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो ये एक मिक्स्ड ग्रंथि है, मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी भी ग्रंथि है। ये ग्रंथि जो एब्डोमिनल उदरी गुहा हुआ था उससे आमाशय के पीछे की तरफ जो एक लेफ्ट साइड में स्थित होती है। इसका वजन की बात करें तो 60 से 80 ग्राम है। इसका कलर की बात करें तो गुलाबी पिंक कलर की है। लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है छोटा सा कि मिक्स्ड प्रकार की कौन सी ग्लैंड है, तो वो है पैनक्रियास ग्लैंड, जिसको हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। बाद बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि जिसके अंदर अंतःस्रावी एंड बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी है वो 1% होती है और बाह्यस्रावी 99% होती है। तो 1% अंतःस्रावी के अंदर बात करें तो इसमें लैगरहैंस के द्वीप समूह या कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इससे विभिन्न हार्मोन्स हैं जो स्रावित होते हैं। और बाह्यस्रावी की बात करें तो उसमें सेल्स है जो उपस्थित होती है और ये अग्नाशय का स्त्रावण करती है। उसके बाद अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। उसके बाद बात करेंगे अग्नाशय में कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसको लैगरहैंस के द्वीप समूह या कोशिकाएं आइलैंड ऑफ लैगरहैंस कहते हैं और ये अग्नाशय के पूंछ वाले भाग में उपस्थित होते हैं और इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्फा कोशिका के बारे में। अल्पाशय, ये कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करती है और ये हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो इसके अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज के अंदर कौन बदलता है, ग्लूकागोन।
तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है ग्लूकागोन के द्वारा। उसके बाद बीटा सेल की बात करें तो इन कोशिकाओं में इंसुलिन का स्त्रावण होता है और ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन की कमी या वृद्धि या इंसुलिन के अपर्याप्त कार्य करने से व्यक्ति में डायबिटीज मेलिटस शुगर नामक की बीमारी हो सकती है। तो ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। किसके द्वारा? इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। उसके बाद आती है डेल्टा सेल। इन कोशिकाओं से सोमेटास्टेटिन हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन ग्लूकागोन को एवं इंसुलिन के स्त्रावण को रोकता है। ग्लूकागोन एवं इंसुलिन के स्त्रावण को कौन रोकता है? डेल्टा सेल। उसके बाद आता है पीपी सेल, एफ सेल या गामा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोशिकाएं पैनक्रियास का स्त्रावण करती है और ये पीपी अग्नाशय से होने वाले स्त्रावण की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। मतलब ये कुल मिलाकर अग्नाशय से होने वाली जो क्रियाविधि है उसको नियंत्रित करने का काम करता है वो कौन करता है? पीपी सेल करती है, एफ सेल करती है। उसके बाद अपन बात करेंगे एड्रिनल ग्रंथि, सुप्रारीनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर की तरफ पाई जाने वाली ग्लैंड है। तो ये ग्रंथि दोनों किडनियों के ऊपर की तरफ स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि हमारे शरीर में कुल 2 होती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्रंथि राइट किडनी के ऊपर की तरफ स्थित होती है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। लेफ्ट एड्रिनल ग्रंथि, तो ये ग्रंथि लेफ्ट किडनी के ऊपर की तरफ स्थित होती है। इसका जो आकार होता है वो होता है अर्धचंद्राकार। उसके बाद अपन बात करें इसके वजन की, तो 4 से 5 किलोग्राम होता है और किलोग्राम नहीं, ग्राम होते हैं। और इसकी कलर की बात करें तो पीले कलर की होती है। और डायमीटर की बात करें तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लंबाई इंटू 16 इंटू ऊंचाई। ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है एड्रिनल कैप्सूल, तो ये ग्रंथि की सबसे ऊपरी परत होती है। इसका कार्य होता है सुरक्षा करना। दूसरी होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये ग्रंथि का 70 से 38% भाग होता है और ये भाग कैप्सूल के नीचे की तरफ स्थित होता है और इस भाग से 3 हार्मोन निकलती है। तो पहले हार्मोन का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकोइड और तीसरा है सेक्स हार्मोन। इसके क्या, जैसे उदाहरण के तौर पर जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है जैसे कोर्टिसोल हो गया, कोर्टिसोम हो गया, कोर्टिकोस्टेरोन हो गया, और मिनरलोकॉर्टिकोइड जैसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो गया। और सेक्स हार्मोन की बात करें जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये इसको उदाहरण है। उसके बाद अपन बात करेंगे एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। तो इसमें ये एड्रिनल ग्रंथि का सबसे पहला भाग है। इस भाग में एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। एड्रिनलिन हार्मोन फ्लाइट और फाइट, एड्रिनलिन हार्मोन है फाइट और फ्लाइट, करो या मरो की स्थिति में है जो एक्टिव हो जाता है। मतलब इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये जो हार्मोन है एक्टिव होता है। तो नोर एड्रिनलिन हार्मोन वाहिनियों की पेशियों को उत्तेजित कर उन्हें संकुचित करने में काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है, फाइट एंड फ्लाइट, करो या मरो की स्थिति में कौन सा हार्मोन है जो एक्टिव होता है? तो वो होता है एड्रिनलिन हार्मोन। किसमें आता है? तो एड्रिनलिन मेडुला में। उसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के ऊपर की तरफ स्थित होती है। वजन की बात करें तो 100 से 200 मिलीग्राम। शेप की बात करें तो पी मटर के शेप के समान। कलर पिक गुलाबी कलर होता है। ये ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है जिसका कार्य होता है इन्फ्लामेशन को कम करना या रोकना। उसके बाद आती है थाइमस ग्लैंड, ये ग्रंथि वक्षीय गुहा में स्थित होती है। ये ग्रंथि स्टर्नम के पीछे एवं ट्रेकिया के आगे की तरफ होती है। वजन तो 10 से 15 ग्राम। कलर पीला गुलाबी। जन्म के समय 10 से 15 ग्राम इसका वजन होता है और किशोर अवस्था में 20 से 30 ग्राम। शेप पिरामिडल के समान। ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्रावित होता है। यह हार्मोन टी सेल के निर्माण में प्रतिरक्षा को बनाए रखने में सहायक होता है। बाद अपन बात करेंगे अंडाशय एवं वृषण ग्रंथि। तो अंडाशय ग्रंथि महिलाओं में एवं वृषण ग्रंथि जो पुरुषों में होती है, टेस्टिस। अंडाशय ग्रंथि की संख्या कुल 2 होती है एवं इस ग्रंथि के द्वारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है।
वर्ण ग्रंथि भी दो होती हैं जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। इन दोनों ग्रंथियों के द्वारा महिलाओं या पुरुषों में लैगिंग लक्षण है जो उत्पन्न होते हैं। महिलाओं में जैसे आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास, जननांगों या एक्जिला में बालों का आना, अंडाणुओं का निर्माण आदि। और पुरुषों के अंदर जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मुश्क आना, शुक्राणु का निर्माण होना आदि जो इन हार्मोनों का प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए अंतःस्रावी ग्लैंड है जो समाप्त हो रही है। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है समझ में आया होगा। और यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नर्सिंग से रिलेटेड जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।